गुड मॉर्निंग बेटा। देखो आज हमारा अंतिम अध्याय शुरू होगा। कार्बन खंड का अंतिम अध्याय आपका आज। और उस अध्याय में हम बात करेंगे आज प्रकृति। निर्मला जो कवयित्री हैं इस पाठ की, उन्होंने बताया है कि हमें किस प्रकार अपनी प्रकृति को बचाना है, किस प्रकार से हमें अपनी बस्तियों को बचाना है, उसकी चर्चा हम आज इस अध्याय में करेंगे, जिसमें कवयित्री उस समय की बात बतानी है। अध्याय आपका 10, अध्याय आपका 10 है, जिसकी कवयित्री है निर्मला पुतुल। इसकी कवयित्री कौन है? निर्मला पुतुल। कवयित्री परिचय पढ़ लेंगे थोड़ा सा। कवयित्री परिचय की हम बात करें, निर्मला पुतुल इसकी कवयित्री है। निर्मला पुतुल, निर्मला पुतुल। देखो, निर्मला पुतुल जो कवयित्री हैं, इनका जन्म सन 1972 में। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1972 ईस्वी में इनका जो जन्म है वो है कहाँ पे? झारखंड। कहाँ पे हुआ था? झारखंड में। इनका जन्म झारखंड में दुमका नामक स्थान पर। कौन से? दुमका नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनका संबंध एक आदिवासी परिवार से रहा है। निर्मला जो पुतुल है, इनका संबंध किससे रहा था? आदिवासी परिवार से इनका संबंध रहा है। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्ष में था। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण इनका नियमित अध्ययन बाधित रहा। अर्थात आदिवासी परिवार से संबंध रखने के कारण इनका जो माहौल था पढ़ाई का, फिर भी रोजी रोटी के संघर्ष में इनकी जो अध्ययन व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा बाधित रही। नर्स बनने के बाद इन्होंने आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिली इनको। अर्थात इन्होंने पढ़ाई करके नर्स बन गई थी। इन्होंने जैसे तैसे करके काफ़ी समय के बाद इग्नू से स्नातक डिग्री प्राप्त की। इग्नू कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की है। इनके मन में संथाली समाज और उनके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकें। उन्होंने उस आदिवासी समाज और एक सभ्य समाज, दोनों प्रकार के समाजों का जब तालमेल देखा तो उन्हें बहुत कुछ भिन्नता मिली। उन्हें वास्तविकता को समझने का मौका मिला। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कों और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे परिस्थितियाँ हैं जो उनकी कविताओं के केंद्र बनी हुई हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही थी, उन प्रमुख रचनाओं में देखो, अभी इनका देहांत नहीं हुआ है। प्रमुख रचनाएं, कवयित्री का अभी देहांत नहीं हुआ है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं, उन प्रमुख रचनाओं में इनकी में नगाड़े की तरह बजते शब्द, नगाड़े की तरह बजते शब्द, इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश, अपने घर की तलाश,
यहाँ पे देखो जो कवित्री की जो कविता है, कविता परिचय की हम बात करें, यहाँ पर कवित्री की जो कविता है आओ मिलकर बचाएं, कविता कौन सी है? आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं। यहाँ पे इस कविता में कवित्री ने प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता है ये कवि की कवित्री की। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है, वास्तविकता को कवित्री ने अपनी कविताओं में उकेरा है। बेहतर रूप में अर्थात एक बड़े रूप में वह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए अति आवश्यक है। कवित्री की जो कविता है वह कविता हमें बताना चाहती है कि हमें समाज में हमें इस प्रकृति में उन वस्तुओं को बचाना है जिनकी हमें अति आवश्यकता है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। कवित्री बताना चाहती है कि यह जो कविता है, इस कविता में वो बताना चाहे जो आदिवासी जो समाज है, आदिवासी समाज आज संकट से घिरा हुआ है। कविता का मूल स्वर यही है कि वो बताना चाहते हैं किसी प्रकार से हमें उस आदिवासी समाज को बताना है प्रकृति में जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उन वस्तुओं को भी हमें बचाना है। इसी बातें कविता में कवित्री ने बताई हैं। यहाँ पे देखो संथाली भाषा अर्थात कवित्री ने अपनी इस कविता को संथाली भाषा में लिखा है, लेकिन इसका हिंदी में रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। कवित्री ने अपनी कविता को तो लिखा था संथाली भाषा में, लेकिन अशोक सिंह ने इसे हिंदी में रूपांतरित किया है। अशोक सिंह ने इस कविता को किस में रूपांतरित किया है? हिंदी में रूपांतरित किया है। देखो मुक्त छंद में लिखी हुई यह कविता कौन से छंद में लिखी हुई है? मुक्त छंद में लिखी हुई कविता है। मुक्त छंद में लिखी हुई कविता है। सहज सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। सहज सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। देखो अपनी बस्तियों को नंगे होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो सरल भाषा का प्रयोग कवित्री के द्वारा अपनी कविता में हुआ है। देखिए आप, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से। नंगी होने का अर्थ होता है निर्लज्ज होना। कोई कठिन शब्द देख लेते हैं हम ना। नंगी होने का अर्थ क्या होता है? निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होना। आबो हवा से बचाएं उसे। आबो हवा माने वातावरण। आबो हवा का अर्थ क्या होता है? वातावरण। संथाल परगना अर्थात पूर्वी भारत झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र। संथाल परगना का अर्थ क्या होता है? झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र। झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र। झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र। माटी माने मिट्टी। तो यहां पे देख लेते हैं पहले। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, पूरी की पूरी बस्ती को
हड़िया में। देखो कवित्री यहाँ पे कहना चाहती है कि आओ हम सभी मिलकर के अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं, अर्थात निर्लज्ज होने से, इस शहर की आबो हवा से बचाएं, क्योंकि इसके कारण हमारे क्षेत्र में जो परंपरा रूप में प्रचलित जो मर्यादाएं वो क्या हो गई हैं, सब भंग हो गई हैं। कवित्री कहना चाहती है कि आओ हम सभी मिलकर के अपनी बस्तियों को निर्लज्ज होने से बचा लें। शहर की जो आबो हवा है, शहर का जो वातावरण है, शहर की जो चकाचौंध है, उससे हम अपनी बस्तियों को बचा लें, क्योंकि इनके कारण हमारे क्षेत्र में जो परंपरा रूप में प्रचलित जो हमारी मर्यादाएं थी वो क्या हो गई हैं, सब भंग हो गई हैं। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। वो बताना चाहती है कि पूरी जो बस्ती है, इस पूरी की पूरी बस्ती को डूबने से बचा लें, नहीं तो एक दिन ये पूरी जो बस्ती है हड्डियों का हड़िया माने हड्डियां, हड्डियां हड्डियां, हड्डियां का अर्थ क्या होगा, हड्डियां, हड्डियां अर्थात हड्डियां, नहीं तो एक दिन ये जो पूरी बस्ती है वह बस्ती हड्डियों का ढेर बन जाएगी। अतः कहने का भाव क्या है कवित्री का कि जो शहरी अपसंस्कृति है, जो शहरी वातावरण है, उसके प्रभाव से यहाँ के जो निवासी है ना वो नंगे हो जाएंगे, अर्थात यहाँ का संपूर्ण जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। यहाँ के लोगों पर उस शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ जाएगा और उसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो सब निर्लज्ज हो जाएंगे, यहाँ के जो लोग हैं वो नंगे हो जाएंगे, संपूर्ण जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए कवित्री आह्वान करती हैं कि हमें आकर के अपनी बस्तियों को बचाना है, निर्लज्ज होने से इनको बचाना है, नहीं तो एक दिन ये सारी बस्तियां हड्डियों का ढेर बन जाएंगी। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। माटी माने मिट्टी, माटी का क्या होगा, मिट्टी, माटी मिट्टी, मिट्टी, झारखंडीपन, झारखंडीपन झारखंड का स्वभाव, झारखंडीपन झारखंड का स्वभाव। झारखंड का स्वभाव। देखो अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री कहती है कि हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड के लोगों के चेहरों पर शहरी सभ्यता का प्रभाव किसी भी प्रकार नहीं पड़े, किसी भी प्रकार उन पर शहरी सभ्यता का प्रभाव ना डले, बल्कि हमारी जो मिट्टी है उस मिट्टी के रंग का ही प्रभाव उन पर दिखाई दे। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री कहना चाहती है कि जो हमारे झारखंड के लोग हैं और झारखंड के लोगों पर कभी भी शहरी अपसंस्कृति का प्रभाव नहीं पड़े, वो कभी भी वो शहरी अपसंस्कृति के प्रभाव में ना आए उन पर, अर्थात हमेशा हमारी मिट्टी का ही प्रभाव उनके चेहरों पर दिखाई दे, अर्थात उन लोगों का जो व्यवहार है उस व्यवहार में हमारी प्रदेश की, हमारी क्षेत्र की भाषा का प्रभाव रहे, गुण बना रहे। भाषा में झारखंडीपन। कवित्री बताना चाहते हैं उनकी जो भाषा है उस भाषा में झारखंडी स्वभाव खत्म ना हो, वे अपनी क्षेत्रीय बोली भाषा बोलने में किसी भी तरह से लज्जा का अनुभव न करें। कवित्री कहना चाहती है कि जो हमारे झारखंड के जो लोग हैं वो झारखंड के लोग हैं, उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार का प्रभाव उस अपसंस्कृति का न पड़े, अर्थात उन लोगों के चेहरे पर हमारी क्षेत्र की मिट्टी, हमारे झारखंड क्षेत्र के स्वभाव की मिट्टी उन लोगों के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात उनका जो वातावरण, उनका व्यवहार है, उनके व्यवहार में, उनके चाल चलन में अपनी प्रादेशिक क्षेत्र के गुण उसमें बने रहें, किसी भी प्रकार का प्रभाव उनके ऊपर दूसरे क्षेत्र का ना बने, अर्थात शहरी वातावरण का प्रभाव उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं बनना है। अगला देखो, ठंडी होती दिनचर्या में। देखो यहाँ पर मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग हुआ है बेटा। नंगी होना एक मुहावरेदार भाषा है। कैसी भाषा है? नंगी होना, नंगी होना एक मुहावरेदार भाषा है। निर्लज्ज होना, नंगी होना क्या होगा? निर्लज्ज होना। एक मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कवि के द्वारा, कवित्री के द्वारा हुआ है। मुहावरेदार भाषा ही है
कैसी आई है? मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है, बिंब प्रतीकात्मक भी है। कैसे? बिंब प्रतीकात्मक भी प्रयोग है, बिंब प्रतीकात्मक, बिंब प्रतीकात्मक। बिंब मान होता है बेटा परछाई, दृश्य। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा, फिर कल चर्चा करते हैं आगे।